ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का जो रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट जो है, आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 22 करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस सेट 21 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थोड़ा सा पता ना मेरे यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन बहुत लोगों को नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ इन सभी का पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से मेरा मनोबल थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। और आने वाले दिनों में ये तो 22 प्रैक्टिस सेट हो गया है, 2 प्रैक्टिस सेट और बचा है। हो सकता है कल मैं एक ही दिन में दोनों प्रैक्टिस सेट करा के पूरा 24 प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर जो होते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था और सिंधु सभ्यता की लिपि जो होती है भाव चित्रात्मक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण होता है वो प्राकृतिक की उपासना था। किसका? प्राकृतिक की उपासना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो ये महान रेशम मार्ग जो था कनिष्क ने आरंभ कराया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है पंचायत सेवक करता है। क्या करता है? पंचायत सेवक करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था होता है और सरपंच जो होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। अब सरपंच है, या हमारे तरफ क्या होता है कि हमारे गांव में जैसे 15 वार्ड है, ठीक है, तो इन सभी वार्डों में बीडीसी के बाद वो प्रमुख होता है। तो प्रमुख भी होता है, सरपंच भी होता है, मुखिया भी होता है, और हर वार्ड का अलग अलग वार्ड होता है, पंच होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं का प्रधान, जैसे यूपी में प्रधान सेवक होता है, हमारे यहाँ मुखिया होता है, अदर स्टेट का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवक करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है, यानी कि संशोधित किया गया है। देखिए, संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है। कहाँ है? यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील नहर जो है, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए, पनामा नहर अभी बहुत फेमस था, एक जहाज उसमें फंस गया था, आप लोग देखे होंगे। तो पनामा नहर जो होता है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को स्थित है, ठीक है। सू की बात की जाए तो सू नहर उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और स्वेज नहर की बात की जाए तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है?
तो रेनिल जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कहाँ की? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हाइग्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायु की आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। अब बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो आपका वायु का दाब मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर क्या है? तो आयकर जो होता है ना, इनकम टैक्स होता है, ये प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम तो टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष होता है। अब मान लीजिए जैसे आप लोग साबुन, शैम्पू, बिस्किट वगैरह खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेज, यानी कि उस पर भी हम लोग भी टैक्स देते हैं। साबुन पे भी टैक्स देते हैं, बिस्किट, पानी, मैंने एवरीथिंग पे। तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स है। अगर डायरेक्ट अगर आप पे करते हैं इनकम टैक्स को, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, 1 रुपये के सिक्के का निर्गमन कौन करता है? तो 1 रुपये का सिक्के का जो निर्गमन होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, हम लोग प्रकाश दूरी को मापने के लिए क्या प्रकाश वर्ष का इकाई का यूज करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। और ये क्वेश्चन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग, मतलब अलग तरह से इसको पूछा गया है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, जबकि जी बराबर क्या है? 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एम कितना है? मास 13 किलोग्राम का है। एच की अगर हम बात करें तो 1.5 मीटर है। और कार्य बराबर क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर होता है mgh। अब m हमारे पास कितना दिया है? 13 दिया है। g का मान यहाँ पे आपको 10 दिया है, तो 10, और h का मान दिया है 1.5। अब देखिए, ये 1.5 को 10 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 को 13 से गुना करेंगे तो 15 दाएँ 150, 15 तियाँ 45, यानी 195 जूल हो जाएगा। 195 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। तो गति का प्रसिद्ध नियम जो था वो सर आइजक न्यूटन ने दिए हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भार के रूप में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। भार एक प्रकार का बल होता है जो पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 31 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। तो पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना होगा? अब देखिए, थोड़ा सा संवेग का केस है यहाँ। अब पिस्तौल का संवेग और गोली के संवेग को हम बराबर करेंगे। पिस्तौल का संवेग मान लीजिए m1v1 बराबर m2v2, बात को समझिएगा। यानी कि ये पिस्तौल का संवेग है और गोली का संवेग है, ठीक है। इन दोनों को बराबर किए। m1 कितना दिया है? अगर हम m1 की बात करें तो पहला में दिया है 2 किलोग्राम, 150 मीटर प्रति सेकंड के चाल से छोड़ा जाता है। 30 ग्राम की गोली है। 30 ग्राम की गोली को ये 150 2 किलो 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला जाए। 30 ग्राम की गोली, 30 ग्राम को अगर किलो में कन्वर्ट करें तो 30/1000 होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0.03। ये हो जाएगा 0.03 इंटू ये क्या पिस्तौल का वेग कितना होगा?
यानी कि V2 कितना होगा। अब देखिए बात को समझिएगा, गोली जो है अगर दागी जाए तो गोली कहाँ जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगी। वेग अगर दागी जाए तो गोली के विपरीत दिशा में होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब इसको हमको क्या करना होगा, काट पीट करना होगा। अब 150 2 किलोग्राम 30 ग्राम, तो 30 पाँचे 15, ये अगर इसे हम 3/100 कर दें, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इधर 3/100 अगर हम कर दें तो ये 3 होगा, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 पाँचे 15 50, 50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100 होगा। गड़बड़ हो रहा है क्या, M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग क्या, क्षैतिज रूप से चलाया गया है। चलिए फिर से इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 किलोग्राम की पिस्तौल है, तो M बराबर क्या हो गया, 2 किलोग्राम। पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के, यानी कि 100, तो ये अगर हम देखेंगे तो 100 पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के चाल से क्या छोड़ा जा रहा है, वेग के साथ जा रहा है, तो ये भी हो गया 30 ग्राम। यानी कि अगर इसको हम M2 कह दें तो ये M2 30 ग्राम है, तो पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, M1V1 बराबर M2V2 होगा, लेकिन ये विपरीत में जाएगा। तो अगर हम यहाँ कह दें, यहाँ माइनस M2V2 होगा, तो यहाँ से अगर हम V2 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, M1V1 बट्टा M2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। अब देखिए M1V1 M यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 ग्राम का मतलब होगा 30 ग्राम का, यानी कि यहाँ से M क्या हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का भी हमारे पास M1 यानी कि 0. ये M2 होगा, ये क्या हो जाएगा, M1 होगा, ठीक है। तो ये 0.03 गुना ये आपका 150 मीटर है, तो 150 बट्टा में आपका M2 कितना है, 2 किलोग्राम है, तो 2 से इसको काट देंगे, यानी कि 75 बार में कट गया, 75 दूना 150, ठीक है। अब ये 3 से इसमें गुना करेंगे, तो अगर हम इसे 3/100 गुना 75 कर दें तो 25 चौका 100, 25 3 75, तितरी के 9/4 का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग के दिशा के विपरीत होता है, किसके, वेग के दिशा के विपरीत होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने पर फिसलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। मशीनरी में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। तो घर्षण के बारे में सही नहीं है। तो रोलिंग घर्षण जो होता है स्लाइडिंग घर्षण के तुलना में अधिक होता है, ये आपका गलत है। क्योंकि दोनों क्या होते हैं, घर्षण ही बल के दोनों प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु के गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण के में अंतर अगर देखा जाए तो स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरोध रगड़ती है, जैसे रगड़ के जाती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर क्या होती है, लुढ़कती रहती है। आजकल देखते हैं घर में हम लोग स्लाइडिंग खिड़की लगाते हैं, तो क्या स्लाइडिंग मतलब स्लाइड कर देना, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी भी बहुत भारी सामान है, रोलर है, जैसे हम लोग घर पे सिलेंडर लाते हैं तो थोड़ा सा ठेल के लाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रोलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। तो ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। कहाँ होता है, बॉयलर भट्टियों में
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है, ठीक है। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। तो क्या कंपन करते हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन तरंगों के माध्यम से अलग अलग कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, R/2, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। U कितना दिया है, थोड़ा सा क्लियर करके लिखना दीजिए, ऊपर करके देखिए। यहाँ पे F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। F वक्रता त्रिज्या R दिया है तो ये क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की वस्तु से दूरी क्या होती है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि U ये हो जाएगा U बराबर -10, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाइएगा 1/F बराबर 1/V + 1/U, ये फार्मूला लगाइएगा। यहाँ से आपको क्या निकलेगा, V निकलेगा। उसके बाद आवर्धन जो होता है M बराबर V/U। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। फार्मूला सबसे पहले आपको ये लगाना है 1/F बराबर 1/V + 1/U। यहाँ से आपको V निकालना है। जब V निकल जाएगा तो U यहाँ दिया हुआ, तो M बराबर V/U कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में नहीं किया जाता है, यानी कि आपका रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो किसके द्वारा संभव होता है, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है किसी भी परिपथ में। अगर विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। अब देखिए Q यहाँ पे कितना दिया है, 3 कूलाम। वर्क कितना कह रहा है कि 72 जूल। हमसे कह रहा है V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर होता है W/Q, यानी कि 72/3, यानी कि 24 वोल्ट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। तो अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया का मतलब होता है NH3, और N2 और H2 का द्रव्यमान तो किस अनुपात में होगा, तो अमोनिया के देखा जाए तो NH3। अब देखिए इसमें देखा जाए तो ये जो होता है 14:3 के अनुपात में होता है। NH3 जो होता है ये 14:3 में होता है। तो N2 और H2 का द्रव्यमान किस अनुपात में होते हैं, 14:3 अनुपात में होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। तो 0.5 मोल अणुओं की संख्या हम कैसे निकालते हैं, मोल गुना अवगाद्रो की संख्या। तो 0 मोल इंटू अवगाद्रो की संख्या कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसमें और इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.01 गुना 10⁻23। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र के पानी के अल्वनीकरण यानी कि डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो क्या तकनीक है, तो वो तकनीक है आश्वासन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
आश्वासन जो है ये पृथक्करण की भौतिक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। जब आप परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदलते हैं तो इसका समस्थानिक क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलने पे जानते हैं परमाणु की द्रव्यमान संख्या भी बदल जाती है, किंतु परमाणु क्रमांक क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये H2O2 जो है ये अपचायक के रूप में कार्य करता है, यानी कि अपचायक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन से यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वही अपचायक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये क्या बना रहा है, O2 बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। हम लोग भोजन में यही सोडियम क्लोराइड का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो बाद में जिसको तालिका में जगह मिली है वो आपका स्कैंडियम है, आपका गैलियम है और जर्मेनियम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है। तो ईका एल्युमिनियम को आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित, किसका, गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे Ga से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या 31 होता है, परमाणु भार की बात की जाए तो 69.8 होता है। चलिए नेक्स्ट, कि दंतवलक यानी दंत एनामेल किससे बना होता है? तो दंतवलक या एनामेल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है? तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस में इसका होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक मस्तिष्क का भाग होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी पाई जाती है, जिसे हम स्टेपिज कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है KBC में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये एक पुरुष लिंग हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मांडू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मांडू महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी हैं और वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रघी बने हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 73 वर्ष के हैं और इटली की राजधानी रोम है। और इटली के राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये सर्जियो मटारेला हैं और इटली की मुद्रा क्या है, यूरो है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का परिव्यय कितना है?
तो ये आपको इसका परिव्यय जो है 64,180 करोड़ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष से अधिक पेंशनर्स को राहत दी गई है, तो आपको 75 वर्ष से अधिक पेंशनर को क्या दिया गया है, राहत दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है, तो ये आप 6 स्तंभों पर आधारित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जिसमें स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी, बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार अधिनियम अधिकतम शासन में शामिल किया गया। नेक्स्ट, बजट 2021-22 में वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढांचे के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो इसे 5.54 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से इस 5.54 लाख में से 1.18 लाख करोड़ सड़क एवं राजमार्ग के लिए है, 1.0 लाख करोड़ रेलवे को आवंटित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। नेक्स्ट, बजट 2021-22 पेट्रोल तथा डीजल पर कम से कम कितना सेस लगाया है, तो सेस 2.5 रुपये से लेकर 4 रुपये तक लगा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रति लीटर की बात की, 2.5 रुपये से 4 रुपये प्रति लीटर का एग्री इंफ्रा सेस का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इससे जनता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आप तो देख ही रहे हैं पेट्रोल डीजल का महंगा बहुत हो गया। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।